नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर करने वाले हैं, आपके यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए पूर्व वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। और ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर आप अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, एक शोध पत्र शोध कार्य का रिपोर्ट होता है जिसका आधार माना गया है केवल प्राथमिक आंकड़ा जिसे प्राइमरी डाटा कह देते हैं, केवल द्वितीय आंकड़ा जिसे सेकेंडरी डाटा कह देते हैं, प्राथमिक और द्वितीय ये दोनों है या फिर कोई सा भी नहीं है। तो एक शोध पत्र शोध कार्य का रिपोर्ट होता है जिसका आधार यहाँ पर क्या माना गया है। और इसमें जो इन दोनों को माना गया है जिसमें प्राथमिक और द्वितीय प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये प्राइमरी की बात हुई है, ये क्या होता है? तो उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाएगा जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहली बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। जैसे राजस्थान में खेतीहर मजदूरों के रहन सहन की स्थिति के बारे में यदि कोई अनुसंधानकर्ता समग्र नए सिरे से मौलिक रूप में प्रथम बार एकत्र करता है तो वह प्राथमिक सम अंक कही जाएगी, मतलब प्राइमरी डाटा कहा जाएगा। और जो ये सेकेंडरी डाटा क्या है, जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता सरकार द्वारा कृषि श्रम अनुसंधान के तहत संकलित और प्रकाशित सम अंकों को प्राप्त कर लेता है, तो वे समंक उसके लिए द्वितीय समंक होंगे, मतलब सेकेंडरी डाटा। एक तो जो है अपने आप ही जाकर वहाँ पर जानकारी जुटा रहे हैं, और एक जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो जानकारी जुटाई गई है उसमें से लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्राथमिक और द्वितीय प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा माने गए हैं यहाँ पर। इसके बाद है ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों का वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ है। तो ये जो प्रक्रिया, इसको क्या कहा जाएगा? तो ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों का एक वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ है। तो इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है, इसे हम समगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन या गोष्ठी, तो इसे हम क्या कहेंगे? और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला है। तो समगोष्ठी जो है इसको हम कहेंगे। समगोष्ठी क्या है? सभा कह देते हैं जिसको, सेमिनार, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा भी की जाती है। लेकिन समगोष्ठी अधिक सीमित व औपचारिक प्रकृति की होती है, जबकि सम्मेलन अधिक विस्तृत व औपचारिक प्रकृति के होते हैं। समगोष्ठी में परिचर्चा सीमित व्यय में अधिक गंभीर विषय पर होती है और प्रत्येक सदस्य को संगोष्ठी में अपने विचार रखने पड़ते हैं, उसके बाद परिचर्चा शुरू होती है। तो यहाँ पर जो संगोष्ठी जो इसको माना गया है। नेक्स्ट है, न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। उनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया है वर्णनात्मक शोध के रूप में, प्रतिदर्श सर्वेक्षण के रूप में, मूलभूत शोध के रूप में या व्यवहारिक शोध के रूप में। तो न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तो इनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। किस में है? ये मूलभूत शोध के रूप में। इसके बाद है शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है। शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के बाद आता है उद्देश्य का कथन, आंकड़ों की व्याख्या, शोध उपकरण का चयन या आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो क्या आएगा इसमें? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो क्या आएगा इसमें? शोध उपकरण का चयन। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान एक क्रमिक प्रक्रिया है और प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान को कुछ विशिष्ट पदों में या क्रम अनुसार किया जाता है, और समस्त अनुसंधान प्रक्रिया कई क्रियाओं का सम्मिलन है जो परस्पर जुड़ी होती है। और अनुसंधान की प्रक्रिया में मोटे तौर पर 6 चरणों को अनुसरण किया जाता है, जिसमें समस्या का चयन करना, परिकल्पना का प्रतिपादन करना, शोध की रूपरेखा तैयार करना, आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, सामान्यीकरण व निष्कर्षों का प्रतिपादन करना। तो ये जो है इसमें आ जाते हैं। इसके बाद है बौद्धिक इतिहासकार का लक्ष्य है निम्नलिखित में से किसे समझने का होता है? बौद्धिक इतिहासकार का लक्ष्य है उसके अपने विशेष ग्रंथ, राजनीतिक कार्रवाइयाँ, ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ या उसकी पूछताछ को। तो बौद्धिक इतिहासकार का लक्ष्य किसे समझने का होता है? तो ये होता है उसके विशेष
उसके अपने विशेष ग्रंथ को। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 5 से 10 तक के जो क्वेश्चन हैं, जो यहाँ पर ये परिच्छेद आया है, इसमें से आपने देने हैं। एक बार जो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन जो उनको हम देख लेते हैं, ताकि हमें पता लग पाए कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर गद्यांश को हम देखेंगे। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, बौद्धिक इतिहासकार किसके एकमात्र स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं? ब्रह्मांडीय धारणाओं या कालिक नैतिक विचारों का ज्ञान किसके अंश के रूप में निकाला जा सकता है? विषय शक्तिवाद क्या है? बौद्धिक इतिहास के बारे में गलतफहमियां किससे उत्पन्न होती हैं? और विधिवत अभिव्यक्ति के बारे में किसी के विचारों का कोई महत्व नहीं है। मानव के विचार अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तो ये दावा किन के लिए है? तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन हैं। और अब हम अपना गद्यांश देख लेते हैं। एक बार में ही हमने यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में समय जो है वो बहुत कम होता है। तो सेम स्थिति आप रखकर यहाँ पर भी देखें, तो एक बार में ही गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो सभी इतिहासकार ग्रंथ, चाहे वे निजी पत्र, सरकारी अभिलेख या पल्ली जन्मसूचियाँ या कुछ भी हों, के निर्वाचक होते हैं। अधिकांश प्रकार के इतिहासकारों के लिए स्वयं के ग्रंथों को छोड़कर अन्य किसी को समझने का यह सिर्फ आवश्यक माध्यम है, जैसे कि राजनीतिक कार्रवाई या ऐतिहासिक प्रवृत्ति। जबकि बौद्धिक इतिहासकार के लिए उसके चरित्र ग्रंथ को ही पूर्णतः समझना पूछताछ का लक्ष्य होता है। निसंदेह बौद्धिक इतिहास अन्य विषयों जो अपने ही उद्देश्य के लिए अपने ग्रंथों का आदतन निर्वचन कर रहे हैं, और तर्कना जो निष्कर्ष को दिखावटी रूप से क्षेत्र के साथ जोड़ती है, पर फोकस करके निष्कर्ष निकालने को विशेषता प्रवृत्त होता है। इसके अतिरिक्त संबंधित उपविषय क्षेत्रों के साथ सीमाएं बदल या खिसक रही है और अस्पष्ट है। कला का इतिहास और विज्ञान का इतिहास दोनों को स्वायत्ता का दावा करते हैं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें विशेषित तकनीकी कौशलों की जरूरत है, परंतु दोनों को व्यापक बौद्धिक इतिहास के भाग के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि स्पष्ट होता है कि जब हम ब्रह्मांडीय धारणाओं अथवा कालिक नैतिक आदर्श के बारे में, ज्ञान के सर्वमान्य स्टॉक के बारे में विचार करते हैं, सभी इतिहासकारों की तरह से बौद्धिक इतिहासकार विधियों का उत्पादक होने की बजाय उनका उपभोक्ता होता है, और उसकी विशेषता विगत काल के उस पहलू जिस पर वह प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा है में स्थित है, और प्रमाण के समूह या तकनीकों के समूह पर स्वामित्व होने पर स्थित नहीं है। यह कह लेने के बाद यह जरूर प्रतीत होता है कि बौद्धिक इतिहास का नाम गलतफहमी के अनुपातिक भाव को आकर्षित करता है, और ये कहा जाता है कि बौद्धिक इतिहास किसी ऐसी चीज का इतिहास है जिसे कभी महत्व नहीं दिया जाता था। राजनीतिक इतिहासकारों के ऐतिहासिक स्वामित्व पर दीर्घकालीन प्रभुत्व एक प्रकार की विषय आसक्ति, अनकही धारणा की सत्ता और उसके प्रयोग का ही वास्तव में महत्व था और उसको जन्म देता है। इस दावे से पूर्व अग्रह संलंबित हुआ कि राजनीतिक कार्रवाई वास्तव में कभी भी उन सिद्धांतों या विचारों जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे का परिणाम नहीं था। इस धारणा की बपोती अभी भी इस अपेक्षित विचारों की प्रवृत्ति में दृष्टिगोचर होती है। इससे पहले कि राजनीतिक वर्ग को बौद्धिक सत्कार के योग्य समझा जा सके, उसे अनुज्ञा पत्र प्राप्त हो। मानो इसके कुछ कारण हैं कि क्यों कला या विज्ञान, दर्शन शास्त्र या साहित्य का इतिहास दलों या संसदों के इतिहास की तुलना में दिलचस्पी और महत्व का है। शायद हाल ही में वे वर्षों में फिलिस्तीनिज्म विषय शक्ति के दर्पण प्रति छाया इस दाव में ज़्यादा सर्वमान्य रही है, जो किसी के विचार विधिवत अभिव्यक्ति के अथवा दुनियादारी के हैं को कोई महत्व नहीं है, मानव सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के विचार हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गद्यांश था। और क्वेश्चन जो यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आएगा कि बौद्धिक इतिहासकार किसके एकमात्र स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं? निष्कर्ष का, प्रमाण का कोई भी संग्रह है, विशेषता या फिर आदतन निर्वचन का। तो बौद्धिक इतिहासकार किसके एकमात्र स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं, और जो ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थात निष्कर्ष का। नेक्स्ट है ब्रह्मांडीय धारणाओं या कालिक नैतिक विचारों का ज्ञान किसके अंश के रूप में निकाला जा सकता है? साहित्यिक आलोचना, विज्ञान का इतिहास, दर्शन शास्त्र का इतिहास या बौद्धिक इतिहास के रूप में। तो ब्रह्मांडीय धारणाओं या कालिक नैतिक विचारों का ज्ञान किसके अंश के रूप में निकाला जा सकता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, किसके रूप में? बौद्धिक इतिहास के रूप में। इसके बाद आ जाता है विषय शक्तिवाद। ये क्या है? पूर्व आग्रह का पुनर्बलित होना, कारणों को गढ़ना, भूस्वाम्य का प्रभाव, यह धारणा की सत्ता और उसके प्रयोग का महत्व होता है। तो विषय शक्तिवाद क्या है?
विषय शक्तिवाद से जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है जो ऑप्शन डी में है। यह धारणा की सत्ता और उसके प्रयोग का महत्व होता है। नेक्स्ट है बौद्धिक इतिहास के बारे में गलतफहमियां ये किससे उत्पन्न होती हैं? तकनीकों के समूह से, ज्ञान का सामान्य स्टॉक से, राजनीतिक इतिहासकारों के प्रभुत्व से, ब्रह्मांडीय धारणाओं से। तो बौद्धिक इतिहास के बारे में गलतफहमी किससे उत्पन्न होती है? और यह होगी तकनीकों के समूह से। इसके बाद है विधिवत अभिव्यक्ति के बारे में। किसी के विचार को कोई महत्व नहीं है, मानो कि वे विचार अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तो यह दावा किसके लिए है? विधिवत अभिव्यक्ति के बारे में किसी के विचार को कोई महत्व नहीं, मानो कि विचार अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तो यह दावा किन के लिए है? अनुज्ञा पत्र प्राप्त राजनीतिक वर्ग के रूप में, राजनीतिक कार्रवाई, साहित्य का दर्शन या फिलिस्तीनिज्म की दर्पण प्रतिछाया के रूप में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो किसके रूप में माना गया है ये? तो यह फिलिस्तीनिज्म की दर्पण प्रतिछाया के रूप में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, सोच, विचारों तथा संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? सोच, विचारों तथा संदेशों को वाचिक, वर्बल तथा अवाचिक, नॉन वर्बल चिन्ह आधार प्रतीक के रूप में रूपांतरित करना। चालनीकरण, मध्यस्थता, कूटवचन या कूट लेखन। तो इसको क्या कहा जाएगा? रूपांतरण करना। और यहाँ पर इनको कहा जाएगा कूट लेखन। नेक्स्ट है लोक संचार सहज हो जाता है ज़्यादा जटिल संरचना के अंदर, ज़्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर, सुविधाजनक संरचना या औपचारिक संरचना के अंदर। तो लोक संचार सहज हो जाता है किसके अंदर? औपचारिक, ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंदर। नेक्स्ट है जन संचार के चयनात्मक अवबोधन प्रापक की किस पर निर्भर करता है? जन संचार के चयनात्मक अवबोधन प्रापक की निर्भर करता है निपुणता, प्रवणता, निर्जातीयता या ग्रहणशीलता पर। तो जन संचार के चयनात्मक अवबोधन प्रापक की निर्भर करता है किस पर? तो यह ग्रहणशीलता पर। तो प्रत्येक संचार में संदेश प्रापक दूसरा खास पक्षकार होता है जो कि संदेश ग्रहण करता है, और बिना प्रापक के संदेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। और संचार के अस्तित्व महत्वपूर्ण संगठन है जो न केवल संदेश प्राप्त करता हो बल्कि संदेश की विवेचना भी करता हो और वे निहित अर्थ हो और समझता हो, तदनुसार प्रतिपुष्टि, प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन करता हो। यानी जन संचार में चयनात्मक अवबोधन प्रापक की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्रेषित होने पर समस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती है। मिथक, कारण, अनुभव, विश्वास या दृढ़ धारणा। तो प्रेषित होने पर समस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती है। और क्या बन जाती हैं? विश्वास या दृढ़ धारणाएं। नेक्स्ट है संचार की प्रक्रिया में समज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है। तो संचार की प्रक्रिया में समज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्तित्व, अपेक्षा, कूटबद्ध करने की योग्यता या सामाजिक दर्जे की। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो ये है सामाजिक दर्जे की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण संचार को कैसे सहायक वातावरण होना चाहिए? तो प्रभावपूर्ण जो संचार है इसका कैसा सहायक वातावरण होना चाहिए? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या बहु सांस्कृतिक वातावरण प्रभावपूर्ण संचार का। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को, तो राजनीतिक वातावरण। इसके बाद है शब्दों के युग्म अंश हर के बीच संबंध निर्धारित करें और फिर निम्नलिखित में से शब्दों के युग्म का चयन करें जिसका उपयुक्त जैसा संबंध है। भाग या अंश, दशमलव, भाजक, भागफल, शिखर, तल या निचला भाग, भाज्य, भाजक। तो शब्दों के युग्म अंश हर के बीच संबंध निर्धारित करें। तो मैथ का क्वेश्चन है आंसर वाला, जैसे भी निकालते हैं। तो इसमें से शब्दों के युग्म का चयन करें जिसका उपयुक्त जैसा संबंध हो। तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है भाज्य, भाजक का। माना जैसे किसी संख्या, कोई संख्या है a, इसको दूसरी संख्या b से भाग दें तो a को भाज्य व b को भाजक कहा जाता है।
तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अंश और हर के बीच जो संबंध है ठीक वही संबंध भाज्य और भाजक के बीच होता है। जैसे अंश और हर होते हैं इसी पर भाज्य और भाजक होते हैं। जैसे को हम b से भाग दें। नेक्स्ट है प्रथम समुच्चय में अक्षरों का एक निश्चित संबंध है। प्रथम समुच्चय में अक्षरों का एक निश्चित संबंध है। इस संबंध के आधार पर दूसरे समुच्चय के लिए सही चयन करें। तो जैसे के टी 11 20 है, जे आर का क्या है। अब जैसे हम इंग्लिश में क्या देते हैं, अंग्रेजी में 11 अक्षर के होता है, तो वही है के। इसी प्रकार से टी, तो इसको आप ए ई जे ओ टी और 1 5 10 15 20 और 25 ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से। तो के जो 11वें नंबर पे आता है, टी जो है 20वें नंबर पर आता है। तो इसी प्रकार से जे का आप देख सकते हैं कौन सा नंबर है, 10वां नंबर है। और आर का जैसे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो कौन सा नंबर हो जाएगा यहाँ पर, 18। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है अनुक्रम में गलत संख्या बताइए। अब इसमें कौन सा क्रम चला हुआ है यहाँ पर। इनमें अगर हम देखें तो 125 और 2 27 और 3 30 और 5 35 35 और 7 42 और इसमें अगर हम जोड़ते हैं 42 में अगर हम यहाँ पर, क्योंकि गलत बता रही थी 42 में, जैसे यहाँ पर 2 3 5 7, तो यहाँ पर 9 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही जो जोड़ा है हमारा तो गलत है। तो 125 और 2 27 और 3 30 5 35 और 35 और 7 42 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 151 और फिर 9 के बाद 11। तो इस प्रकार से कुछ जो यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 9 जो है 51 होना चाहिए था। 51 के बाद क्योंकि 3 5 7 9 11 ये वाली सीरीज चली है, तो उसके बाद फिर 162, तो ये जो है यहाँ पर गलत है इसमें, तो 152 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 7 और d बराबर 8 है इत्यादि है। तो निम्नलिखित किस लिए है, 17 19 20 9 या 8। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी को माना गया है, अर्थात MOPE। तो जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD CD E फिर FG, तो इस प्रकार से G नहीं है EF, और उसके बाद फिर IJKL MNOP। तो ये कोड जो आपने यहाँ पर रखने हैं, तो ये वाला फिर यहाँ पर बनेगा। जैसे D है, D का कौन सा है, 8वां नंबर है। फिर E है, E का कौन सा नंबर है, इसके बाद ABCDE, तो E हो जाएगा। फिर 20वां नंबर किसका है, E है जैसे, फिर O है, M है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये बना है। नेक्स्ट है, यदि हॉबी को IOB के रूप में कोटबद्ध किया गया है और लॉबी को MOBY के रूप में, तो बॉबी को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है हॉबी जो उसको HI में बदल दिया गया है और BB हुआ है। इसी प्रकार से LOBBY है, इसको क्या है यहाँ पर LM, और यहाँ पर भी सेम वही BB हो गया है। तो जो बॉबी है BOWY से कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल अक्षर था उसको डबल हो चुका है। तो यहाँ पर फिर जो इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि सिंगल ही करना है, इसका एक हो जाएगा B, ये वैसे ही हो जाएगा। और इससे आगे का B के बाद C, तो C आ जाएगा COBY,
तो जो ऑप्शन बी में दिया है, क्योंकि एक एस से अगला जो वर्ड है यहाँ पर आ रहा है और जो बी है वो डबल हो रही है, तो अगर डबल है तो हमने सिंगल इसको करना होगा। नेक्स्ट है तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। यदि खर्चा नहीं बढ़ाया जा सकता तो उपभोग में कमी और मूल उपभोग के बीच अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बनेगा इसमें सी, अर्थात 1:5 में जो है बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंकों में से कितने 8 हैं। ऐसे कितने 8 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो तथा बाद में 3 का अंक न हो। 8 के अंकों में से कितने 8 के अंक हैं जिनके पहले 5 का हो लेकिन बाद में 3 का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, तो इनकी जो संख्या है यहाँ पर 4 जो है मानी गई है। तो कौन कौन से जो है यहाँ पर बन रहे हैं, तो एक तो 586 और कौन सा बन रहा है यहाँ पर 584 और कौन सा है यहाँ पर 587 और 582। 8 से पहले 5 होना चाहिए लेकिन उसके बाद में जो है 3 न हो। यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर 3 आ चुका है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये बनेगा, तो यहाँ पर भी 3 है इसमें, तो 4 जो हो जाएंगे। नेक्स्ट है यदि आयत का वृत्त कहा जाए, आयत को हम वृत्त कहा जाए, वृत्त को बिंदु, बिंदु को त्रिभुज और त्रिभुज को वर्ग कहा जाए तो चक्कर का आकार होगा। जैसे आयत है, आयत को हम क्या कहेंगे, वृत्त, और जो वृत्त है वृत्त को क्या कहेंगे हम, वृत्त को कहेंगे बिंदु, और जो बिंदु है इसको हम कहेंगे त्रिभुज। क्या कहेंगे, त्रिभुज हम उसको कहेंगे। और त्रिभुज जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वर्ग। तो जो चक्कर है, चक्कर का आकार कौन से वाला होगा, तो यही जो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बनेगा सी वाला है। तो क्या कहेंगे हम, जैसे चक्कर था तो इसको क्या कहेंगे, बिंदु। चक्कर वृत्त के आकार का होता है और वृत्त को यहाँ पर बिंदु कहा गया है, तो चक्कर को हम बिंदु कहेंगे क्योंकि जो सर्कल है ये बिंदु आ रहा है यहाँ पर, बिंदु को हम त्रिभुज, त्रिभुज को वर्ग। नेक्स्ट यदि कथन कुछ व्यक्ति निर्दयी होते हैं, सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। सभी व्यक्ति निर्दयी होते हैं, कोई व्यक्ति निर्दयी नहीं होता, कुछ व्यक्ति निर्दयी नहीं होते हैं। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला बनेगा। तो केवल तीसरा जो है वो यहाँ पर सही है कि कुछ व्यक्ति निर्दयी नहीं है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर, तो भारत में फसलों के मानकीकृत वर्गीकरण में विभिन्न फसलों के वितरण के मानचित्रण के लिए कौन सी विधि यहाँ पर सही है। पाईचित्र वाली, जीवितने वर्गीय तथा तकनीक, आइसोलेप्थ या डॉट विधि। तो फसलों के मानकीकृत वर्गीकरण में विभिन्न फसलों के वितरण के मानचित्रण के लिए कौन सी विधि यहाँ पर सर्वोचित है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, जीव वितरण वर्गीय तथा तकनीकी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में शामिल नहीं है, गुणात्मक, मानकीय, स्थानिक या संख्यात्मक। अब यहाँ पर क्या है, नहीं में पूछा गया है, आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में शामिल नहीं है, और जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है कौन सा, तो स्थानिक। इसके बाद आ जाता है एक अष्टांक। निकाय में चिन्ह होते हैं, एक अष्ट अंक में नंबर कितने होते हैं, कितने निकाय होते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं कितने, तो 7 जो है 0 से 7 यहाँ पर इसमें माने गए हैं। तो जिनका आधार 8 होता है ऑक्टल नंबर उनको कहा जाता है, और जिसमें 0 से 7 तक की संख्याएं होगी तो जिनका आधार 10 होगा तो वे डेसिमल नंबर होंगे। तो जिसमें 0 से 9 तक की संख्याएं शामिल होगी और जिनका आधार 2 होगा तो ये बाइनरी संख्या होगी। तो इसमें 0 और 1 शामिल है तो जिसका आधार 16 होगा।
तो हेक्साडेसिमल नंबर होंगे और जिन्हें 0 से 9 तक या A से F तक के अंक इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो इसको माना गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आंकड़ों का स्रोत नहीं है? प्रशासनिक दस्तावेज, जनगणना, GIS, न्याय दर सर्वेक्षण। आंकड़ों का स्रोत नहीं है। अब आंकड़ों का एक स्रोत यहाँ पर नहीं है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। कौन सा? GIS। तो यही जो इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, चिन्हित परिमाण प्रणाली में द्विधारी समतुल्य है, जो बाइनरी इक्विवेलेंट जो है, ये कौन से हैं? तो यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं ऑप्शन सी वाले, 0 और 1 वाले। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, और क्वेश्चन है, इंटरनेट की भाषा में जो DNS है इसका मतलब क्या होता है? और DNS जो है इसका मतलब है डोमेन नाम प्रणाली, अर्थात इसको जो कहा गया है ऑप्शन बी वाला, डोमेन नेम सिस्टम इसको कहा गया है। इसके बाद है गंगा कार्य योजना। ये प्रारंभ हुआ था 1986, 90, 88, 92 में गंगा कार्य योजना प्रारंभ हुई थी और ये हुई थी वर्ष 1986 में। नेक्स्ट आ जाता है HTML। ये इंगित करता है, अब इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है HTML की, और यहाँ पर जो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। नेक्स्ट है, भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा से स्रोतों का सही क्रम। भारत के शक्ति खंड के भाग की दृष्टि से ऊर्जा से स्रोतों का सही क्रम कौन सा है? अब जो यहाँ पर इसमें सही क्रम जो बतलाया गया है बी वाला, जिसमें तापीय, फिर जलीय, न्यूक्लियर और वायु वाले। तो ये वाला क्रम जो है इसमें माना गया है शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का क्रम, तापीय, जलीय, न्यूक्लियर और वायु। इसके बाद आ जाता है लैन जो होती है, लोकल एरिया नेटवर्क कह देते हैं इसको। तो ये एक एथरनेट है, टोकन रिंग है, FDDI है, या ये सभी है। तो यहाँ पर जो इसको माना गया है क्या, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात जो लैन है, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो छोटे से क्षेत्र जैसे कि घर हो गया, ऑफिस, डिपार्टमेंट या इमारत के समूह को कवर करता है। और लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे से केबल की सहायता से जुड़े होते हैं और एक ही छत के नीचे भी होते हैं, जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से इसलिए जुड़े होते हैं ताकि महंगे उपकरण जैसे लेजर प्रिंटर आदि संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर सके। अब जो यहाँ पर ये FDDI जो आई है, FDDI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस इसको कहा जाता है। तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, FDDI। इसके बाद है, पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम ए संदूषक के रूप में कारक होते हैं। कंकाल क्षति, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन संबंधी समस्या, चर्म संबंधी समस्या, यकृत गुर्दा संबंधी समस्या। तो पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने वाले क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक होंगे। किसके रूप में होंगे? और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी, अर्थात यकृत या गुर्दा संबंधी समस्या के। तो पेयजल में एक निश्चित स्तर से अधिक मात्रा में क्रोमियम का पाया जाना जाए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है, और अधिक मात्रा में क्रोमियम युक्त पानी के लंबे समय तक सेवन से खासतौर पर जो ये यकृत गुर्दे जो होते हैं, इनकी जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्मार्ट कार्ड को प्रचालन प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट कार्ड तथा पीसी किसी प्रकार की प्रचालन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। COS एक स्मार्ट कार्ड प्रणाली है या प्रवाचक कार्ड के मध्य संचार संपूर्ण द्विस्तरीय विधि के रूप में होता है। तो सही जो है यहाँ पर कौन से वाला है? तो सही जो है आपने यहाँ पर बतलाना है। और यहाँ पर अगर हम सही देखें तो ऑप्शन सी को माना गया है। COS एक स्मार्ट कार्ड प्रचालन प्रणाली है। इसके बाद आ जाता है जो शीतकालीन धूमकोहरा है, इसके प्रमुख कारक होते हैं। विंटर फोग जो स्मोग है, धूमकोहरा, धुंध कह देते हैं जिसे।
तो ये N2O हाइड्रोकार्बन, NOx, SO2 या SO2 ओजोन। तो शीतकालीन धूम कोहरा के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो इसके जो यहाँ पर कारक हैं जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, SO2 और जो हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है तत्क्षणिक बाढ़। जो फ्लैश फ्लड्स घटित होते हैं जब वायुमंडल से बहने दृष्टि से स्थिर होंगे और उसके यथेष्ट वायु प्रतिबल होती है। स्थिर होते हैं, संवहनिक दृष्टि से स्थिर होते हैं, वायु प्रतिबल नहीं होती, वायु अपचयी होती है। तो तात्क्षणिक बाढ़ घटित होती है जब वायुमंडल क्या होगी, संवहनिक दृष्टि से अस्थिर होती है तथा उसके यथेष्ट वायु प्रतिबल होती है। इसके बाद इनमें से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? तो कौन सा संगठन है जो भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? NCTE, MCI, ALCT या CSIR है। तो कौन सा है? अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं ALCT, तो इसको जो यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है भारत के महासागरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत परिवहन खंड, तापीय शक्ति, म्युनिसिपल अपशिष्ट या वाणिज्यिक खंड है। तो महासागर जो इसमें वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या माना गया है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो परिवहन खंड जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उस कथन को पहचानिए जिसमें प्राकृतिक न्याय निहित है। तो ये न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। न्याय में देरी न्याय से वंचित रखने के समान है। प्राकृतिक न्याय एक नागरिक का अभिन्न अधिकार है, सुने जाने का उचित अवसर दिया जाए। तो नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उस कथन को पहचानिए जिसमें प्राकृतिक न्याय निहित है। तो प्राकृतिक न्याय किस में है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो दिया गया है, सुने जाने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद है भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ था? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल या फिर तमिलनाडु में। तो भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय और इसका संबंध है ऑप्शन ए अर्थात आंध्र प्रदेश से। तो भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय था डॉक्टर BR अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय जो आंध्र प्रदेश में है और 26 अगस्त 1982 को ये स्थापित हुआ था। इसके बाद आ जाता है भारत के राष्ट्रपति, राज्य का मुखिया, सरकार का मुखिया, राज्य और सरकार दोनों का मुखिया या कोई सा भी नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रपति क्या होता है इनमें, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, राज्य सरकार और सरकार, राज्य तथा सरकार दोनों का मुखिया होता है। प्रथम नागरिक भी या इनको कहा जाता है। इसके बाद है भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा होता है, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या निजी संस्थान और व्यक्ति के द्वारा। तो भारत में अधिकतर जो विश्वविद्यालय है इनका वित्त पोषण कैसे होता है, इनको जो पैसा जो आता है वो कैसे आता है? तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इनके द्वारा होता है। और ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है UGC, ये 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। वह संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1956 में से वैधानिक निकाय बना दिया गया था। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित संगठनों की सलाह से समस्त ऐसे उपाय करना है जो विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वय के लिए जरूरी हो, और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानक निर्धारण करने और उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। UGC केंद्र और राज्य सरकार व उच्च अध्ययन की संस्थाओं के बीच समन्वय संस्था का कार्य करता है। तो ये UGC है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बने रहते हैं? कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति खुश है तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर राज्य के राज्यपाल। तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति के खुश रहने तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं तो जो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं। और कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? 5 साल का। इसके बाद 47 से 49 तक के जो क्वेश्चन हैं आपने देने हैं।
जिसमें 3 वृत्त दिए गए हैं ए पी एस, एक दूसरे को काटते हैं। वृत्त ए कलाकार को, वृत्त पी प्राध्यापक को और जो एस खिलाड़ियों को दिखाता है। तो चित्र में सभी क्षेत्रों को ए से अब तक चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पर आप चिन्ह जो यह सर्कल है और अब इसमें से आपने बतलाना है कौन सा क्षेत्र उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो न तो खिलाड़ी और न ही प्राध्यापक है। जो कलाकारों को दिखाएगा जो खिलाड़ी और प्राध्यापक न हो। तो कलाकार ए में है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कौन सा यहाँ पर बनेगा। तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, जो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी में दिया गया है अर्थात जो सी है, क्योंकि यही क्या है कलाकार है और क्योंकि ये प्राध्यापक और खिलाड़ी नहीं है तो ये दो जो सर्कल है इससे अलग है। तो यही सही आंसर है। इसके बाद है कौन सा क्षेत्र उन प्राध्यापकों को प्रदर्शित करता है जो कलाकार और खिलाड़ी भी हैं। जो प्राध्यापक को दिखाएगा जो कलाकार और खिलाड़ी भी हैं। अब प्राध्यापक पी वाला जो है प्राध्यापक दिखाएगा जो खिलाड़ी और कलाकार भी हैं। अब ये कौन से वाला है। अब इसमें जो कौन सा है तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थात कौन सा ए। अब इसमें देख सकते हैं क्योंकि ए जो है यहाँ पर इन सभी को काट रहा है तो ए हो जाएगा। इसके बाद है कौन सा क्षेत्र उन प्राध्यापकों को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी तो हैं किंतु कलाकार नहीं है। प्राध्यापक को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी तो हैं किंतु कलाकार नहीं है। अब कलाकार ए में है, जो कलाकार नहीं है तो कौन से वाले हैं आप इसमें देख सकते हैं सी वाला, ऑप्शन सी। इसके बाद आ जाता है 50 से 52 तक के क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है कुछ आंकड़े दिए गए हैं। किसी चर x का मापन 10 बजे से 10-20 बजे तक प्रत्येक मिनट के अंतराल के बाद किया गया और आंकड़े प्राप्त हुए ये वाले। अब प्रश्न 50 से 52 तक की गणना, ये प्रश्न मूल्य विभाजन पर आधारित है। इसमें 50 से 51 तक शतमक आधारित है और प्रश्न 52 माध्यमिक पर। तो ये वाला है यहाँ पर इसमें से बताना है। जैसे x का मान ज्ञात कीजिए जिसके ऊपर मापन की अवधि में 10 प्रदर्शित समय के लिए x का मान है। तो कितना है यहाँ पर तो ये है 69, ये आएगा 69। इसके बाद x का मान ज्ञात कीजिए जिसके ऊपर मान की अवधि में 90% समय के लिए x के मान है। तो कितना है ये आएगा 62। इसके बाद x का मान ज्ञात कीजिए जिसके ऊपर मापन की अवधि में 50% समय के लिए x का मान है। तो कितना आएगा ये और ये आ जाएगा 65। इसमें जो n1 वाला जो होता है वो वाला सूत्र लगता है इसमें n+1/2 वाला। तो ये 20 प्लस में 1/2। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को जो चाहे करने दे, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ समस्या हल करने को दे या उसमें नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। प्रभावी अनुशासन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो उनको जब कुछ काम दे दे जैसे कुछ भी लिखने का, याद करने का, तो जिससे बच्चे आपस में बातचीत न करें, शोर न करें, वो समस्या हल करने का कुछ भी काम। इसके बाद है एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व। शिक्षण सामग्री की विविधता, शिक्षक छात्रों का सजीव अंतःक्रिया, संपूर्ण शांति या सख्त अनुशासन है। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व कौन सा है। मूल तत्व ऑप्शन बी में दिया गया है शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। इसके बाद है प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, छात्रों को दिखाई देती हो, बनाने और उपयोग करने में आसान हो। तो प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी होगी। तो प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी होगी जो ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखेगी, रुचि बना के रखेगी। इसके बाद यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहें, संक्षेप में बताएं, इस मांग की उपेक्षा कर पढ़ाना शुरू कर दे। इस प्रकार के निष्ठ मांग के लिए उन्हें डांटें। तो डांटने वाला तो कभी सही आंसर नहीं हो सकता। और बाद में मिलने के लिए कहें तो इस प्रकार का भी कभी सही आंसर नहीं हो सकता।
अब बी और सी में से है कौन सा वाला बनेगा, तो जो ऑप्शन बी वाला है, अर्थात उन्हें संक्षेप में कुछ बतला दें। नेक्स्ट है, छात्र में अध्यापक लोकप्रिय होते हैं, उनके साथ निकटता बना लेते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, अंक प्रदान करते हैं या उन्हें अधिक सुलभ पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होंगे, कौन से वाले लोकप्रिय होंगे, जो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। नेक्स्ट है, नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप के विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप में विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, मान व्यक्तियों की कहानी सुनाए या देवी देवताओं की बातें करें। तो यहाँ पर देखें तो कौन से वाला सही है, अगर स्वयं उन रूल जो है नियम उनको फॉलो करेंगे। इसके बाद है, शोध किया जाता है नए ज्ञान के सृजन के लिए, सिद्धांत विकसित न करने के लिए, शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए, विद्यमान ज्ञान की पुनः व्याख्या के लिए। अब कौन से वाला सही है इसमें, तो कौन सा सही आंसर है, और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही आंसर है। तो 1, 3 और 4, क्योंकि ना वाला कभी सही आंसर नहीं हो सकता, तो 9, 2 जो इसमें नहीं है तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होंगे। एक शोधार्थी के आवश्यक गुण स्वतंत्र प्रश्न की प्रवृत्ति, अवलोकन, प्रमाण पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थीकरण अथवा सिद्धांतीकरण या ये सभी। तो एक शोधार्थी जो है इसके आवश्यक गुण कौन से होंगे, रिसर्च करने वाला जो उसके आवश्यक गुण होंगे तो कौन से होते हैं, और ये इन सभी को माना गया जिसमें स्वतंत्र प्रश्न करने की प्रवृत्ति होगी, अवलोकन और प्रमाण पर निर्भरता होगी, ज्ञान का व्यवस्थीकरण अथवा सिद्धांतीकरण, ये सभी जो इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।